कहते हैं कि जब ये ब्रह्मांड आपसे कुछ लेता है तो बदले में बहुत कुछ देता भी है। ये कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिनका नाम है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने न सिर्फ साइंस के फील्ड में ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें इंसान कभी नहीं भुला सकता, बल्कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो चैलेंजेस फेस किए हैं उससे उन्होंने दुनिया को ये सीख दी कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, जहाँ पर यूनिवर्सिटी की एक पार्टी चल रही है और इस पार्टी में एक लड़की है जो अकेली है। इस लड़की का नाम जैन है। तभी जैन के पास एक लड़का आता है, इसका नाम होता है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन उससे बात करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि जैन लिटरेचर की स्टूडेंट है जबकि स्टीफन एस्ट्रोफिजिक्स का स्टूडेंट है। इन दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग होने के साथ साथ ईश्वर के प्रति इन दोनों की जो राय है वो भी पूरी तरह से अलग है। जैन ईश्वर पर बहुत विश्वास करती है जबकि स्टीफन ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। जैन उससे पूछती है कि अंतरिक्ष, ग्रह, तारों पर पढ़ाई करने वाले किस चीज पर विश्वास करते हैं। स्टीफन उसे बताता है कि एक इक्वेशन पर जो ब्रह्मांड की हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दे। जैन कहती है कि वो इक्वेशन क्या है। स्टीफन उससे कहता है कि उसी चीज का तो पता लगाना है। हालांकि इन दोनों की सोच अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत ही जल्द ये अट्रैक्शन प्यार में बदल जाता है। हालांकि स्टीफन एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, लेकिन अब तक उसने ये डिसाइड नहीं किया कि वह अपनी थीसिस किस सब्जेक्ट पर लिखेगा, जिसके लिए उसके प्रोफेसर भी कंसर्न करते हैं और स्टीफन को बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ लंदन जा रहा हूँ, जहाँ पर एक मैथमेटिशियन का लेक्चर है और तुम भी साथ चलना। और अब स्टीफन भी उस लेक्चर को अटेंड करने चला जाता है। ये लेक्चर ब्लैक होल के बारे में होता है और इस लेक्चर के बाद वो अनुमान लगाता है कि कहीं ना कहीं ब्लैक होल इस यूनिवर्स की क्रिएशन का कारण है और वहीं पर ये डिसाइड करता है कि उसकी थीसिस ब्लैक होल के ऊपर, टाइम के ऊपर होंगी और इस पर काम करना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो बोर्ड पर किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है तभी उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं और वो चाह कर भी बोर्ड पर कुछ नहीं लिख पाता। इस बात से वो घबरा जाता है और क्लासरूम छोड़कर बाहर चला जाता है। वो थोड़ी ही दूर गया होता है कि उसकी बॉडी उसका साथ पूरी तरह से छोड़ देती है और वो बुरी तरह सिर के बल नीचे गिर जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहां पर डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं। इससे पहले भी स्टीफन को बहुत बार अपनी बॉडी में कमजोरी महसूस हुई थी, लेकिन इस बार जो एक्सपीरियंस किया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और डॉक्टर चेकअप के बाद बताता है कि तुम्हारी बॉडी में मोटर न्यूरॉन डिसीज है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें इंसान का शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, ना वो इससे बात कर पाता है और ना ही खा पाता है, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। डॉक्टर स्टीफन को बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी के मात्र 2 साल हैं। स्टीफन डॉक्टर से पूछता है कि मेरे दिमाग का क्या होगा। डॉक्टर उससे बताता है कि तुम्हारा दिमाग जैसे अभी चलता है वैसा ही चलेगा, लेकिन एक पल ऐसा आएगा जब तुम सोच तो पाओगे लेकिन अपनी बात किसी को बता नहीं पाओगे। स्टीफन की अब पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। हालांकि जैन उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो जैन का भी रिप्लाई नहीं करता है। इसलिए जैन खुद उससे मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि स्टीफन के पास अब 2 साल बचे हैं। वो स्टीफन को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास अब बस 2 साल हैं, तो ये 2 साल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगी। तो दोनों अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। बहुत समझाने के बाद उनकी शादी हो जाती है और कुछ समय बाद उनका एक बेटा भी होता है। वहाँ स्टीफन अपनी थ्योरीज और थीसिस पर भी काम कर रहे होते हैं। उनके प्रोफेसर उनकी थ्योरीज देखकर
बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। उनकी थीसिस ये थी कि बिग बैंग के बाद जैसे ये ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एक समय ऐसा भी आएगा जब ये बढ़ना बंद हो जाएगा और फिर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसे वे नाम देते हैं बिग क्रंच का। उनके प्रोफेसर पूछते हैं कि इसके बाद तुम क्या करना चाहते हो, तो स्टीफन ने कहा कि इस थ्योरी को प्रूफ करूंगा। और अब स्टीफन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग बन चुके होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका शरीर और भी कमजोर होता चला जाता है और एक बार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वो गिर जाते हैं। तो जेन उनके लिए एक व्हील चेयर लाती है। हालांकि वो व्हील चेयर पर नहीं बैठना चाहते, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था और अब उनका अपनी गर्दन पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहा। वो हमेशा एक तरफ झुकी ही रहती थी। वक्त गुजरता है और उनके घर में एक लड़की भी जन्म लेती है, जिसका नाम वे लूसी रखते हैं। अब उनका शरीर और भी कमजोर हो चुका है। एक बार वे स्वेटर पहन रहे होते हैं और उनकी गर्दन उसमें फंस जाती है और उसी स्वेटर में से वो जलती हुई आग को देखते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इससे वो एक थ्योरी बनाते हैं जिसमें वे विजिबिलिटी ऑफ ब्लैक होल्स के बारे में बताते हैं और उनकी इस थ्योरी को सुनकर सब बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। हालांकि स्टीफन की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने साइंस के फील्ड में जो थीसिस और थ्योरीज पर काम किया वो उन्हें दुनिया में मशहूर करती है। इसी के चलते एक बार स्टीफन एक ऑर्केस्ट्रा में गए थे जहां पर वो अकेले थे, जहां पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। दरअसल उन्हें निमोनिया हो गया था और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जेन वहां जब पहुंची तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इनके गले का ऑपरेशन करना होगा, जिसमें एक होल करना होगा जिससे वे बाद में खाना खा सकेंगे, लेकिन ऐसा करने से वो आगे बोल नहीं पाएंगे। और जेन इस ऑपरेशन के लिए मान जाती है क्योंकि वो चाहती है कि स्टीफन ज़्यादा से ज़्यादा जिए। स्टीफन अब बोल नहीं सकते तो स्टीफन हर बात लिख के देते हैं और इस काम में वक्त ज़्यादा ना लगे इसके लिए उनके लिए एक वॉइस सिंथेनाइजर लाया जाता है, जिसका काम है स्टीफन स्क्रीन पे कुछ भी लिखें उससे एक रोबोट अपनी वॉइस में दूसरों को बताएगा। और ये उनके लिए बहुत बड़ी मदद थी और इसी मशीन के जरिए वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और आगे चलकर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक बन जाती है, जिसके बाद उन्हें अमेरिका अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है। अमेरिका में उनका बहुत सम्मान होता है और उन्हें स्टूडेंट्स के आगे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर वे हर किसी की बातों का अच्छे से जवाब देते हैं क्योंकि उनकी बातों में आज भी ह्यूमर था। और अंत में वो सबके साथ वो बात शेयर करते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से सीखी होती है। वो कहते हैं कि देयर शुड बी नो बाउंड्रीज टू ह्यूमन सक्सीड, वी आर ऑल डिफरेंट, हाउएवर बैड लाइफ मे सीम, देयर इज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड, व्हाइल देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप। इसका मतलब ये है कि इंसान के प्रयास करने की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। उनकी ये बात सुनकर सब इंस्पायर्ड हो जाते हैं। इसके बाद इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। इंग्लैंड आने के बाद उन्हें क्वीन एलिजाबेथ II अपने पैलेस बुलाती है क्योंकि उन्होंने साइंस के फील्ड में जो काम किया होता है उसकी उपलब्धि के लिए ऑर्डर ऑफ द कंपेनियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है और वो वहाँ जेन और अपने बच्चों को भी बुलाते हैं। हालांकि जेन उन्हें ये सम्मान लेने से मना करती है क्योंकि सरकार साइंस के लिए बहुत कम फंडिंग करती है और आगे चलकर स्टीफन ऐसा करते भी हैं। वो नाइटहुड सम्मान लेने से मना कर देते हैं। स्टीफन हॉकिंग चाहते थे कि मॉडर्न फिजिक्स में एक ऐसी थ्योरी बने जो हर एक सवाल का जवाब दे सके, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में दो थ्योरीज काम करती हैं, एक आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और दूसरी क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं।
स्टेफन ने इन थ्योरीज के जरिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है हॉकिंग रेडिएशन। उनका कहना था कि ब्लैक होल हमेशा रेडिएशन छोड़ते हैं और जब उनका मास लगातार कम होता जाएगा तो वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल्स हैं उनकी एक लाइफ है। उनका कहना था कि एक सितारे से ब्लैक होल बनता है और उसके बाद ब्लैक होल भी गायब हो जाता है। उनका ये मानना था कि आने वाले वक्त में धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये रहने लायक नहीं रहेगी और अगर इंसान को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे अपने आसपास के ग्रहों पर कॉलोनीज बसानी होंगी, नहीं तो इंसान का अस्तित्व आने वाले वक्त में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें एलियंस से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई एलियन अगर एडवांस है जो हजारों सालों का सफर तय करके हमारी धरती तक पहुंच सकते हैं तो हो सकता है वो हमें गुलाम बना ले और धरती पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर ले। जिस तरह से कोलंबस अमेरिका पहुंचे तो उसके बाद यूरोपियन भी अमेरिका पहुंच गए और वहां के जो मूल निवासी थे जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था उन पर उन्होंने बहुत अत्याचार किया, उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तो ठीक इसी तरह हमारे साथ भी हो सकता है। इसके अलावा उनका ये भी मानना था कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जिसमें इंसान का काम रोबोट और मशीन्स करेंगी और अगर उनका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के खिलाफ जंग छेड़ दे सकती है और वो इंसान के खात्मे का कारण भी बन सकती है। स्टेफन आत्मा, ईश्वर इन सबको नहीं मानते थे। उनका कहना था कि इंसान का बस एक ही बार जन्म होता है, वो एक कंप्यूटर, एक मशीन की तरह है और दोबारा कभी स्टार्ट नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग की ऐसी कई सारी बातें हैं, ऐसी कई सारी थ्योरीज हैं जिन्होंने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। हालांकि उन्होंने साइंस में ऐसा योगदान दिया जो पहले शायद ही किसी ने दिया हो, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी बीमारी से लड़ना। जहां इंसान एक छोटी सी बीमारी से हार जाता है, हॉकिंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन उससे वे हारे नहीं, बल्कि वो उस प्रॉब्लम के साथ अपनी स्टडीज में ज्यादा फोकस कर पाए। जो काम वो शायद ठीक होकर नहीं कर पाते, वो काम उन्होंने इस सिचुएशन में किया और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। ये थी कहानी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको इंस्पायरिंग लगी हो। थैंक्स फॉर